नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजनीति में अक्सर एक मुहावरे का इस्तेमाल होता है, हमाम में तो सब नंगे हैं। वैसे अलग अलग जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन राजनीति में ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से पद की लोलुपता, इसके अलावा परिवारवाद, जितने भी विषय इस तरीके के जुड़े हुए हैं, उन सब को लेकर के गाहे बगाहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। आज जिस मामले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ताज़ा मामला है, वो कुछ इस तरीके का है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। उसी एक चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने मंच पर से ये बात कही कि हमारे दौर में भी, हमारी सरकार में भी फाइलें आती थीं, लेकिन हमने कभी दुर्भावना के साथ काम नहीं किया। आखिर इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान के सियासी मायने खोजने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बयान से दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं वो भी भ्रष्ट रही हैं। दूसरा ये कि अलग अलग जो भी सरकारें रही हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थीं, या उनके समय पर भी अनैतिक कुछ काम होते थे जिसमें सरकारी कानूनों का, नियमों का उल्लंघन हुआ करता था। लेकिन अखिलेश यादव अपनी सरकार में, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो इस तरीके के मामलों को दरकिनार कर देते थे। तीसरी चीज़ ये है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर सीधा अटैक किया है और उनका कहना है कि हमारे समय में भी इस तरीके से फाइलें आती थीं, लेकिन हमने कभी दुर्भावना के साथ काम नहीं किया। मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ये मामला क्यों उठाया, इस तरीके का बयान क्यों दिया और कहाँ दिया? ये बयान दिया रामपुर में। रामपुर में कौन है? आज़म खान। आज़म खान जिनकी चुनाव लड़ने की हैसियत जो है वो उन पर लगे आरोपों के दोष सिद्ध होने के बाद जा चुकी है। वो विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह गए, लिहाजा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस एक बार फिर से विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। जब अखिलेश यादव ने ये बात कही है रामपुर में, तो इसके सियासी मायने खोजने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि कहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना है, या फिर ये मान लिया जाए कि अखिलेश ने अपने हिस्से की ईमानदारी बरतते हुए ये बात सार्वजनिक रूप से कह दी कि हमाम में सब रंगे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, मंत्री कोई भी रहा हो, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाई है। ये बात उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से अगर कही गई है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सियासी बयानबाजियां तो इस पर होंगी। बीजेपी हो सकता है कि इस पूरे मामले पर अपना काउंटर पेश करे कि योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, या बीजेपी की सरकारों पर अगर उन्होंने निशाना साधा है तो वो क्या कहना चाहते हैं। अखिलेश यादव पूरी तरीके से, उनकी सरकार में कई भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जो अलग अलग समय पर उजागर होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं तब तब भी भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर होते रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ी चीज़ ये है जो समझने की है वो इस तरीके से कि आखिर क्या वजह है कि सरकार किसी की भी हो, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन जब सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मंत्री होते हैं, तो फिर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। अनैतिक कार्यों को प्रश्रय देने का भी आरोप लगता है। मसलन अनैतिक कार्यों से मतलब इस तरीके से है कि कोई सरकारी ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन है, और उसको नियम कायदे जो भी हैं उनको दरकिनार करके और किसी प्रोजेक्ट में या किसी व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए नियम कानून शिथिल कर दिए गए, या नियम कानून को ताक पर रख दिया गया और उसके बाद कोई बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई या कोई यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। एक हिस्सा इसमें देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जब बयान दिया है 2017 से लेकर के 22 तक, और उसके बाद 22 से लेकर के आगे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इससे पहले किसकी सरकारें रहीं? आखिर अखिलेश के पास अगर फाइलें आई होंगी तो वो कब की आई होंगी? इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी।
इस लिहाज से हो सकता है कि मायावती सरकार के समय पर हुए भ्रष्टाचार की तमाम फाइलें अखिलेश यादव के पास आई हों। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2003 से लेकर के 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मुलायम सिंह यादव थे, जो समाजवादी पार्टी के जनक कहे जाते हैं। जनक हैं, अब दिवंगत हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने ही बनाया, खड़ा किया और एक मुकाम तक पहुंचाया। तो क्या मुलायम सिंह की रिजीम में यानी 2003 से 7 तक की फाइलें उनके पास आती थी, या उससे और थोड़ा पीछे चलें, जो राष्ट्रपति शासन लगा रहा उस दौर को अगर हटा दें तो उससे पहले राजनाथ सिंह, उससे पहले रामप्रकाश गुप्ता, उससे पहले कल्याण सिंह और उससे पहले फिर मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, इसी तरीके से 90 के दशक में ये सिलसिला चलता रहा है। थोड़ा और पीछे चले जाइए, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगे, और उससे पहले चले जाइए तो नारायण दत्त तिवारी और तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान अलग अलग समय पर संभाली है। गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है और 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय तक की कोई भी फाइल उनके पास आ सकती है। अब सवाल इस बात का है कि गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के और 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो क्या इन तमाम दौर की फाइलें उनके पास आईं, या अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों की फाइलें उनके पास आईं, जिसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है? क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद 22 में वो रिपीट हुए हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई कोई भी फाइल अखिलेश यादव के पास नहीं पहुंची है। और यूं भी चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों ही लोगों पर जो इनकी इमेज कंसिस्टेंसी के साथ लोगों के बीच में पॉपुलर है, वो यही है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी तरह से कोशिश करते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके चल रहे हैं, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो। लिहाजा अब जो हिस्सा है वो 2017 से पहले का बनता है। ये भी संभव है कि उत्तर प्रदेश में जब 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे, उस समय पर भी उनके पास अपनी ही सरकार के, अपने ही कार्यकाल के कुछ मंत्रियों के भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची हो और उन्होंने कार्रवाई भी की हो। उदाहरण के तौर पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये अखिलेश सरकार में ही मंत्री थे और जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी थी या जिस तरीके के लिए ये जाने जाते थे उसमें आकंठ भ्रष्टाचार था। ये अलग बात है कि वो जेल गए, उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन इससे किसी को कोई दो राय नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति का जुगाड़ भी गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अखिलेश सरकार के मंत्रित्व काल में ही किया है। दूसरी चीज़, आय से अधिक संपत्ति के मामले उत्तर प्रदेश में जिन सरकारों पर या जिन पार्टियों के मुखियाओं पर चले हैं या जिन परिवारों पर चले हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव का परिवार है। मुलायम सिंह यादव खुद, उनके बेटे अखिलेश यादव, डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्य, परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर भी चढ़ा। लेकिन ये अलग बात है कि अलग अलग समय पर अलग अलग सबूतों, दस्तावेज़ों के साथ अदालतों ने किसी को क्लीन चिट दी है, किसी को किसी मामले की हो सकता है जांच चल रही हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह का एक बयान भी है। उन्होंने ये बात कही थी कि अमर सिंह के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं, अगर अमर सिंह ना होते तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमारा पूरा परिवार जेल चला गया होता। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज भी किया और इस मैनेजमेंट के मैनेजर कौन थे? अमर सिंह, जिसको खुले रूप में मुलायम सिंह ने कहा है, लोगों के सामने कहा है। अब दूसरी चीज़ ये बड़ी है कि आखिर अखिलेश यादव ने अगर पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं या फिर नियम कानून को ताक पर रख करके किसी तरीके का कोई फैसला लेने की बात कही है, तो क्या ये भी हर दौर में होता रहा है? इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, मायावती की सरकार रही हों या फिर समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, बहुत सारे ऐसे काम इन सरकारों में हुए हैं जो नियम, कायदे, कानून को ताक पर रख कर किए गए। और कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट था, उसमें नियमों को शिथिल किया गया, ये एक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई फ़ायदा पहुंचाया गया है
या कोई बाहुबली है, उसने अपने दम पर, अपने दमखम पर लोगों को डरा धमका करके और अनैतिक तरीके से किसी की ज़मीन पर कब्जा करके या फिर किसी से अतिरिक्त लाभ ले करके अपनी गोटियों को फिट किया है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो ये विशुद्ध रूप से एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। इसको अनैतिक काम कहा जाएगा, लेकिन ये आता उसी श्रेणी में है। तो इस लिहाज से भी अखिलेश यादव का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए आज़म खान पर, चूंकि रामपुर में ये बात कही गई। आज़म खान वो शख्स हैं जिन्होंने भारत माता को डायन तक कहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे 125 करोड़ के हिंदुस्तान के एक एक आदमी का दिल तार तार हो गया होगा। भारत माँ को डायन कहने वाला इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मेरे दौर में, मैं मंत्री जब था, 4 सरकारों में मंत्री रहा, उस समय पर मैंने इस तरीके के बदले की भावना से कार्रवाई की होती तो माँ के पेट में जो बच्चा गर्भ में धारण होता वो बाहर निकलने से पहले पूछता कि मैं बाहर आऊं या ना आऊं, या आज़म खान से पूछ लो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महिलाओं के प्रति भी और सामाजिक रूप से भी भद्दा बयान है। फिलहाल इस पे तो FIR भी हो गई है, कार्रवाई आगे होती रहेगी। अब आइए कि आखिर आज़म खान के खिलाफ और क्या मामला है। आज़म खान जो पब्लिक के बीच में जा करके जिस तरीके से सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़ी बदले की भावना से काम हुआ, बहुत उनके ऊपर अत्याचार हुए वगैरह वगैरह, तो उनके जो कारनामे रहे हैं उसको भी जानना समझना ज़रूरी है। वो नगर विकास मंत्री थे, कई और विभाग भी उनके पास थे, लेकिन उनके विभाग के अपने लोग, वरिष्ठ अधिकारी तक, IAS तक, कई बार आज़म खान के जो टेम्परामेंट थे, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, उससे आहत होकर के कामकाज बंद करने तक की नौबत आ जाती थी या अपना ट्रांसफ़र करा के किसी दूसरे विभाग में चले जाते थे, कोई दूसरी चीज़ वो देखते थे। और छोटे कर्मचारियों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। साथ साथ आज़म खान ने DM जो उस समय रामपुर के थे, उनके खिलाफ एक चुनावी सभा में ये बात कहा था कि ये तो तनखइये हैं, ये तो तनखइये हैं, इनसे मत डरियो। आखिर ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी? क्यों कहा आज़म खान ने? एक पढ़ा लिखा शख्स है जो IAS है और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर आप सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, कोई अगर गलत चीज़ सामने से आ रही है या किसी चीज़ को वो रोक टोक कर रहा है, तो उसके पीछे के कारण जाने जा सकते हैं। आप सार्वजनिक रूप से एक ज़िले के अधिकारी को, ज़िलाधिकारी को पब्लिक रैली में इस तरीके से अगर अपमानित करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके खामियाजे कभी ना कभी आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज़म खान पहले शख्स थे, कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे जिनके अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने जूते और चप्पल तक साफ कर दिए, उनको जूते पहना तक दिए हैं। एक शिबू सोरेन है झारखंड में, जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो ज़िले के, माफ़ कीजिएगा, प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे, उन्होंने उनके सार्वजनिक रूप से पैर छू लिए थे, वो सचिव थे उस समय। ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस तरीके की जो परिपाटी है उसको प्रश्रय देना आवश्यक है सरकारों के लिए? इसके लिए फिर मुलायम सिंह का बयान आता है, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की रिजीम में नीरा यादव समेत कई ऐसे IAS जो उस समय महत्वपूर्ण पदों पर थे, उनके खिलाफ महाभ्रष्ट होने का IAS PCS संघ की तरफ से, जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से ही जब आरोप लगाया गया और उन्हें हटाने की सिफारिश की गई, तो मुलायम सिंह ने कहा अगर सारे कमाऊ पूत हटा दिए जाएंगे तो फिर सरकारें चलेंगी कैसे? तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि अलग अलग सरकारों में भ्रष्टाचार होता रहा है, नियम कायदे ताक पर रख करके, और अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत रूप से लोगों ने फ़ायदा लिया है। गठबंधन का भी उत्तर प्रदेश में एक लंबा दौर चला है। उसी समय पर चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे अंसारी हों, इन सब लोगों ने भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है और कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, कहीं किसी को डरा धमका करके उसको हटा करके और उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और बड़ी बड़ी इमारतें तानी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सलाखों के पीछे हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं, पाक साफ़ हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आखिर इंसाफ किसी दिन होता है, पाप का घड़ा किसी दिन भरता है। अब सवाल इस बात का हो सकता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही उस पाप के भरे हुए घड़े को फोड़ने का काम करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? एक मैसेज ज़रूरी होता है, एक मैसेज
ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक रूप से ही जो लोग सक्रिय हैं उन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ा दोष उत्तर प्रदेश की उस ब्यूरोक्रेसी का भी है जो ये जानती है कि 30-35 साल अगले उसको नौकरी करनी। जब वो नौकरी में आता है, जो भी शख्स नौकरी में आता है, उसको ये पता होता है कि अगले 30-35 साल उसको नौकरी करनी है। सरकारें आएंगी जाएंगी। साथ साथ आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से लेकर के और आज 2022 तक स्थिति ये बनी हुई है कि अलग अलग विभागों में लोगों को अपनी तनख्वाह से ज़्यादा वो धन प्यारा होता है जो उनके पास अतिरिक्त जरियों से पहुंचता है। वो किसी फाइल पर साइन करने के लिए, वो किसी प्रोजेक्ट को ओके करने के लिए, या फिर किसी को अतिरिक्त लाभ देने के लिए, अन्यथा लाभ देने के लिए पैसा लेकर के और फाइलों को ओके करते आए हैं। कई बार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई है, उनके नाम पाए गए हैं, जेल भी गए हैं। बावजूद इसके ये जो परंपरा है, ये जो सिस्टम है, इस पर किसी ने तगड़ा प्रहार अब तक नहीं किया है। करने की अगर कोशिश भी हुई है तो फिर कुछ समय के बाद वो मामले ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दिए हैं। ताज़ा मामला योगी सरकार में ही आप ले लीजिए। जो 2017 से 22 तक की सरकार चली, उसमें आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी। 2022 की रिजीम में ये जो योगी पार्ट 2 सरकार चल रही है, एक अभी हाल फिलहाल आयुष मेडिकल कॉलेजों में भर्ती घोटाला पकड़ा गया है। जो आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो फिलहाल निलंबित हो चुके हैं और कई और लोग हैं जो इस पूरे मामले में निलंबित हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कुछ जेल तक चले गए हैं। अब इस मामले की जांच की आंच जब धर्म सिंह सैनी तक पहुंचने की स्थिति आई तो अभी खतौली में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा, उपचुनाव के लिए सभा करने गए थे, प्रचार करने गए थे, तो ये हुआ कि धर्म सिंह सैनी आज वापस बीजेपी में शामिल होंगे। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अब सरकार तो आई नहीं, इधर आयुष भर्ती घोटाला मामला अलग खुल गया है, डायरेक्टर जेल जा चुके हैं, कई लोग निलंबित हो चुके हैं। तो ऐसे में धर्म सिंह सैनी को भी ये खतरा है कि कल को उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। किसी ने मुंह खोला तो हो सकता है कि उन तक ये जांच की आंच पहुंच जाए। अब ऐसी स्थिति में उनको बीजेपी में शामिल होने से तो रोक दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई ने ये कह दिया कि हमारे पास इतने सारे मामले हैं, हम इस मामले की जांच फिलहाल नहीं कर सकते हैं। जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, एसआईटी जो बनाई गई है, जो जांच कर रही है एसटीएफ, वही आगे बढ़ाए और दोषियों को सजा दिलाए। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आम आदमी का, सार्वजनिक रूप से हम हों आप हों, इनके मन में भी सवाल पैदा होते हैं कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। अगर घोटाला हुआ है, 800-850 बच्चों ने गलत तरीके से मेरिटोरियस बच्चों का हक मारते हुए पैसे के दम पर एडमिशन लिया है, तो ऐसे बच्चों को भी निकाल करके बाहर कीजिए। वो क्या इलाज करेंगे, वो किसी का क्या इलाज करेंगे, भले ही आयुर्वेद से ही सही। ऐसे डॉक्टर समाज के लिए खतरनाक हैं, उनको बाहर कीजिए और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको लेकर के आइए। होना तो ये चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा या हो रहा है, इस पर सवाल है। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये यही होगा या ये नहीं होगा, लेकिन इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी तरीके से पब्लिक मनी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जब सरकार थी, रिवर फ्रंट तैयार किया गया, उस रिवर फ्रंट में भी घोटाला हुआ, उसकी भी एक जांच चल रही है। जब मायावती उत्तर प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री थी, मायावती की सरकार थी, उस समय पर उन्होंने तमाम एक पार्क बनवाए, उसकी अपनी एक जांच चल रही थी। क्या हुआ इन जांचों का? आखिर ये जांचें कभी मुकाम तक क्यों नहीं पहुंची? और सिर्फ बात इतनी नहीं है, हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ, उस कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो किसी से दबा छिपा नहीं है। लेकिन एक सुरेश कलमाड़ी को कुछ दिन के लिए जेल भेजा गया और उसके बाद वो बाहर आ गए। क्या वास्तव में कॉमनवेल्थ गेम्स के असली दोषियों को सजा मिली या पर्याप्त सजा मिली? नहीं हुआ ऐसा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पद पर रहते हुए, यानी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, चाहे वो अपनी सरकार के मामले हों या पूर्ववर्ती सरकारों के मामले हों, अगर उन्होंने एक मुख्यमंत्री जो इस पूरे प्रदेश के लिए होता है, प्रदेश की जनता के भरोसे से चुना जाता है, अगर ईमानदारी से चीजें की होती तो शायद उनको ये बयान देने की जरूरत ही ना पड़ती। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिसने गलत किया और जिस तरीके से गलत किया उसे आपने सजा क्यों नहीं दी, आपने उसकी फाइलें क्यों रोकी? सवाल तो आपके ऊपर भी है। निश्चित रूप से
आज इस बयान के सामने आने के बाद, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आम जनता ये कह सकती है कि हाँ, अखिलेश यादव ने ईमानदारी से इस बात को ज़रूर रखा है कि हमाम में सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार हर सरकार में होता आया है, लेकिन उस भ्रष्टाचार पर, उन भ्रष्टाचारियों पर अगर आपने कार्रवाई नहीं की है तो फिर आप भी उसी हिस्से में शामिल माने जाएंगे, आप भी उसी का हिस्सा माने जाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अगर कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में वो ताकत है कि समाज को एक निष्पक्ष और निस्वार्थ सरकार देते हुए सामाजिक उत्थान के लिए वो काम करे, तो ऐसे में उसे करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव ने नहीं किया तो वो दोषी हैं। अगर उनसे पहले की सरकारों ने इस तरीके के मामलों के साथ घोटाले किए हैं तो वो भी दोषी हैं। आप एक मौका खो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अनैतिक लाभ लेने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर उन्हें रोकने का क्या मतलब? क्यों रोका जाए? ये एक गंभीर विषय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में भी जो सरकारें होंगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा, कम से कम एक अच्छी चीज़, अगर ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर है या अनैतिक कार्यों पर कोई सरकार कहती है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, तो उसे अपनी सरकार के साथ साथ पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुए भ्रष्टाचार या अनैतिक कामों की एक ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कार्रवाई के द्वारा, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की, वो ये बता सकें कि हाँ, कोई था जिसने हमारे लिए एक ऐसा आधार तैयार किया जिसमें हम समाज को सही मायने में, सही तरीके से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और दिखाएंगे भी। नमस्कार।